बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिक्स का सेट नंबर 6। आज पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये है लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र आपको याद है। देखिए, लेंस मेकर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि या तो लेंस मेकर का खुद ही दे देता है, इस पर न्यूमेरिकल देता है, या तो डेरिवेशन देता है। और देख लीजिए, लेंस मेकर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया है। तो कह रहा है कि लेंस मेकर में फोकस दूरी के लिए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं, क्या प्रथम फोकस के लिए, द्वितीय फोकस के लिए, या पहला या दूसरा किसी के लिए भी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन का जो आंसर है वो है तीसरा वाला। लेंस मेकर में प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो एन टाइप का अर्धचालक होता है, बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो एन टाइप का या पी टाइप का जो भी अर्धचालक होता है वो उदासीन होता है। फर्क क्या होता है कि देखिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये चालक का काम करते हैं एन टाइप में, और पी टाइप में जो होते हैं कोटर, वो भी विद्युत चालन का कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों को दोनों क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उदासीन होते हैं। इसका आंसर उदासीन होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाभिकीय अभिक्रिया दिया है, और देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में नाइट्रोजन दिया है, उसके बाद न्यूट्रॉन दिया है, कार्बन दिया है, और पी के जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। और ये क्वेश्चन जब आता है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से मिलाते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर से मिलाते हैं परमाणु भार। देखिए, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए कितना है 7, इसमें कितना है 0, ठीक। तो टोटल जोड़ेंगे तो 7 और 0 7 होगा। इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ 6 है 6 है, तो 1 की कमी आ रही है। 1 की कमी आएगी तो नीचे जरूर 1 होना चाहिए, जो भी होगा 1 नीचे होना चाहिए। अब ऊपर देखते हैं तो यहाँ से हो जा रहा है 15 और 1 16, और इधर कितना है 14, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसा जो भी हो जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो और द्रव्यमान संख्या कितना हो 2। तो हम लोग देखते हैं प्रोटॉन होता है 1 1, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ये 2 होता है और 4 होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे 1 चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और ये ड्यूट्रॉन होगा क्योंकि इसका होता है 1 2, ये होगा ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूट्रॉन ये होगा क्योंकि देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 समान प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोध हैं जिनका सबका प्रतिरोध एक समान है। पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। यदि श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध R1 है और समांतर क्रम के लिए कुल प्रतिरोध R2 है, तो इसमें यन का मान बताना है। इसमें यन का मान बताना है। क्वेश्चन आसान है। देखिए, सबसे पहले 5 प्रतिरोध है, पहले श्रेणी क्रम में कीजिए। श्रेणी क्रम में R1 है, उसका टोटल प्रतिरोध देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5R। ये आपका है श्रेणी क्रम। फिर यदि हम समांतर क्रम के लिए जोड़ते हैं तो समांतर क्रम के लिए होता है कुल प्रतिरोध R2। इसको देखिए, क्योंकि ये बोला भी है R1 श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध, R2 समांतर क्रम के लिए है। 5 प्रतिरोध आपके सामने है, तो इसका होगा 1/R 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 और 1/R। देखिए 5 हो गए सबका हर सेम है। जब हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट ही जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, उसको उल्टा कर दिया जाएगा क्योंकि आपको R2 की वैल्यू चाहिए। तो R2 बराबर हो जाएगा R/5, और ये दोनों वैल्यू, ये R1 और ये R2 दोनों वैल्यू ला कर रख दिया जाएगा इस वाले में। यहाँ पे R1 बराबर है NR2, इसी में रखा जाएगा। तो R1 के जगह पर रखा जाएगा 5R, और उसके जगह पर रखा जाएगा R2 के जगह पर यहाँ से R/5। देखिए R से R कट जाएगा, 5 में 5 का गुणा होगा तो ये होगा 25। तो यन बराबर आ जाएगा आपका 25, जो कि सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। अगले वाले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वेबर भी होता है
और विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। कैसे? ई ए का सीटा होता है, तो इसको ना आप लोग एक काम कर सकते हैं। तो देखिए फाई बराबर ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए होता है, क्रॉस नहीं होता है। जब वेक्टर हम डॉट हटाते हैं तो लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका दो मात्रक होता है, एक तो होता है आपका वेबर और एक आप कैसे निकालते हैं। देखिए जब इसका मात्रक निकालते हैं तो ई का मात्रक होता है, देखिए आप लोग ई बराबर पढ़े होंगे विभव प्रवणता से भी बट्टा के यल, तो यहाँ से हो जाता है वोल्ट और नीचे हो जाता है मीटर, और क्षेत्रफल का आप जानते हैं पहले से मीटर स्क्वायर होता है, और कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कास थीटा कोई मात्रक नहीं होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट और गुणे मीटर, ये याद कर लीजिए। इसका मात्रक आता है बहुत बार वोल्ट मीटर, ठीक है, या आपका जानते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे, अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका लास्ट है ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमीटर है और एक आपका मिली अमीटर है। ठीक है, दोनों विद्युत धारा ही नापता है। ठीक है, अमीटर का होता है ज़्यादा विद्युत धारा नापेगा और मिली अमीटर कम विद्युत धारा नापेगा। तो देखिए जो ज़्यादा विद्युत धारा नापता है उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि जब प्रतिरोध ही कम रहेगा तो ही तो धारा ज़्यादा नापेगा। तो देखिए इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसका प्रतिरोध x2 दिखाया है, इसका प्रतिरोध x1 दिखाया है, तो ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, क्योंकि अमीटर ज़्यादा धारा नापता है। तो ज़्यादा धारा नापेगा तो इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन ऐसे होना चाहिए, देखिए ये सही रहना चाहिए। दूसरे वाला का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पहले वाला का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही है। तो हम लोग देखते हैं ये वाला सी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है कि विद्युत शक्ति का यस आई मात्रक और एम के यस मात्रक में हमको संबंध बताना है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति आप जानते हैं जो सूत्र होता है पी बराबर आपका होता है W/T। ठीक है, ये फार्मूला होता है। किसी भी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, P बराबर W/T। देखिए इसका जो मात्रक होता है, एक तो आपका वाट होता है, आप सब लोग जानते होंगे, इसका एक मात्रक क्या होता है, वाट, और एक मात्रक होता है P बराबर जब W/T होता है तो इसका एक और मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। ये एक मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट, ये मात्रक होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है ना कि आपको दोनों बताना है। ठीक है, एमकेएस में, एसआई में ये बोल देंगे, एसआई पद्धति में वाट होगा या जूल प्रति सेकेंड होगा। जब हम एमकेएस में निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, P बराबर आपका है W/T। अब देखिए P बराबर W माने होता है कार्य, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। आप पढ़े होंगे F/D, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब देखिए यहाँ से बल आप जानते होंगे, बल बराबर होता है M इंटू ए, और D माने विस्थापन, नीचे है T। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए M माने द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किग्रा होता है, किग्रा, और ये है त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और देखिए यहाँ से D माने विस्थापन, तो विस्थापन माने हो जाएगा मीटर, और नीचे देखिए समय का एक और समय है तो यहाँ से सेकेंड। तो हमारा ये आ गया, आप देखेंगे तो किग्रा होगा, और 2 मीटर हो जाएंगे तो मीटर स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का ये हो जाएगा क्यूब, सेकेंड का हो जाएगा क्यूब। ठीक है, चाहे तो आप नीचे से ऊपर इसको ले जा सकते हैं। एमकेएस माने होता है, देखिए एमकेएस माने मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ये मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड में ला दिए, आप चाहें तो इसको नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई भी धारावाही होता है, धारावाही चालक होता है, वो एक बंद परिपथ होता है, और बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई भी धारावाही चालक होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्यों, बंद परिपथ होता है। और सुनिए क्यों होता है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो गतिमान होते हैं, लेकिन जो धनावेशित भाग होता है वो स्थिर होता है। इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और उसमें जो धनावेशित भाग होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो बस केवल आप एक नंबर का है, बहुत ज़्यादा ना लिखिएगा।
बस लिखिए धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और धनावेशित भाग स्थिर होता है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एप्सिलॉन 0 म्यू 0 निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता प्रदर्शित करता है, तो 1/μ0 एप्सिलॉन 0 किसको प्रदर्शित करेगा? तो सिंपल होता है, ये प्रकाश की चाल C बराबर सूत्र होता है 1/√μ0 और एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला होता है। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। μ0 निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, बस बोल देंगे प्रकाश की चाल के बराबर होती है। किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करती है। एक लाइन का है बस लिखना। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो प्रकाश किरण होता है तथा जो तरंगार्ध होता है इनमें क्या संबंध होता है? आपसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश किरण तरंगार्ध में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जो भी तरंगार्ध होते हैं ना, तरंगार्ध किसी भी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में समान कंपन करते हैं। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, केवल आपको एक नंबर का ही क्वेश्चन है, एक लाइन में ही लिखना है कि प्रकाश की किरणें तरंगार्ध पर लंबवत होते हैं। यदि कोई आपका तरंगार्ध है तो तरंगार्ध पर हमेशा जो प्रकाश की किरणें जाएंगी, प्रकाश की किरणें यदि जा रही हैं तो तरंगार्ध क्या होता है? लंबवत होता है। तो सदैव बोलेंगे तरंगार्ध प्रकाश किरणों का क्या होता है? लंबवत होता है। बस केवल इतना ही लिखना है, एक नंबर का है, एक नंबर का लायक लिखना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये आपका कई बार पूछ चुका है और इसको आप लोग तैयार भी कर लीजिए कि ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है, संयोजकता बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड। ये तीनों आप तैयार कर लीजिएगा और ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या होगा अगला वाला क्वेश्चन? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका अगला वाला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? एक नंबर का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने किए थे। अब चलिए, अब सीधे हम लोग चलते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है कि 2 वोल्ट, पहले आपका वोल्टेज दे दिया है कि वोल्टेज दे दिया है 2 वोल्ट। चलिए, V आ गया आपका वोल्टेज। फिर दे दिया C का मान दिया है 10 माइक्रो फैरेड। आप जानते हैं माइक्रो फैरेड को फैरेड में बदलना, इसको गुणा कर लेंगे 10⁻⁻6 से, तो ये आपका हो जाएगा फैरेड में। आपसे पूछा है 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। देखिए, ए वाला पूछा है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा पूछा है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। ये आप जानते हैं संधारित्र वाला, इसका होता है संधारित्र के लिए जो संचित ऊर्जा होता है इसका सूत्र आप जानते हैं, U बराबर होता है 1/2 CV²। इस पर आप आराम से लगा सकते हैं 1/2। C की वैल्यू आपको दिया ही है, C की वैल्यू आपको दिया है 10 × 10⁻⁻6 और V का वैल्यू दिया आपका 2। तो 2 को 2 बार लिखा जाएगा, 2 × 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा और U बराबर हो जाएगा 10 दूना के 20, 20 × 10⁻⁻6 जूल। यदि आप मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो 1 0 से आप दशमलव को हटा दीजिए। 1 0 से क्या दशमलव मत हटाइए, 1 0 से एक हाथ हटा दीजिए, 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा जूल। ये आ गया दूसरा वाला। अब देखिए, पहला जो कहा है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा माने W, ठीक है, ऊर्जा U लिखिए क्या W लिखिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर होता है QV, ये आप जानते हैं क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हैं, V बराबर W/Q। तीरिया का गुणा करेंगे W, या इसको U बराबर भी लिख सकते हैं, U बराबर W, ठीक है। QV, Q तो दिया नहीं है V दिया है, Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग, C का फार्मूला पढ़े हैं, C बराबर होता है Q/V। तीरिया का गुणा कर देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो यहाँ से हो जाएगा CV और पहले से V है तो यहाँ से हो जाएगा CV²। मान भरेंगे C का मान है 10 × 10⁻⁻6 और V का मान है 2, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 × 2 हल कर दो। तो यहाँ से देखो 2 दूना के 4 लिख दो और 1 0 से 1 कम कर लो, 10⁻⁻5 और इसका भी मात्रक होगा जूल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है आपका। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल
तो आपको पता है कि विद्युत वाहक बल ई से दिखाते हैं। ई बराबर दिया है 1.5 और लिखा है वोल्ट, 1.5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे दिया है 0.2 ओम, ये दिया है आपका आंतरिक प्रतिरोध। और कह रहा है बाह्य प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध दे दिया है कैपिटल आर का वैल्यू दे दिया है 2.8 और क्या दे दिया है ओम दे दिया है, ये आपका वैल्यू है। तो कह रहा है कि सेल के खुले सिरे पर विभवांतर और सेल से प्राप्त धारा, तो धारा तो आप निकाल सकते हैं, धारा बराबर डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं, धारा आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टा के कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध। तो ये वैल्यू भर दीजिए सीधे। देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना है 1.5, आंतरिक प्रतिरोध 0.2, बाह्य प्रतिरोध 0.8, 2.8। इसको हल किया जाएगा तो यह 1.5 और ये 2.8 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3.0 होगा 3 होगा। आप चाहें तो मतलब कि अपने मन से ये आप भाग दीजिए, 3 × 5 = 15, 0.5 एम्पियर। तो आई का मान आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। आई तो पूछा ही है आपसे, भी पूछा है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ये वाला, क्या कहते हैं E बराबर V + IR। ई की वैल्यू देखते हैं, ई की वैल्यू कितना है 1.5, भी पूछ रहा है, आई की वैल्यू लाया है 0.5 और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.2। हल किया जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 बराबर भी, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 लिखेंगे, दशमलव यहाँ लिखेंगे 2 स्थान पर, क्योंकि नंबर में गुणा होगा तो 2 स्थान बाद दशमलव हो जाएगा। इधर लेकर आएंगे तो 1.5 में से घटाएंगे 0.10, तो घटाने पे देखिए कितना बचेगा, घटाते हैं 1.5, इसके बाद 0 लिख सकते हैं, 1 0 घटाएंगे 0, यहाँ बचेगा आपका 4 ये, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा आपका 1.40 या v बराबर लिख सकते हैं 1.4 वोल्ट। बस यही आपका आंसर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लड़का यदि फार्मूला तैयार किया है तो कर भी लेगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि इस बार जो CBSE बोर्ड का पेपर आया था क्लास 12 का, वो उसमें कितना हार्ड क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। शायद एक क्वेश्चन उसमें IIT का भी था और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब उस लेवल पर थे। तो इस तरह शायद इस साल का जो पेपर हो वो भी टफ ही बने। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि जितना हो सके, क्योंकि हर एक डेरिवेशन जब आप प्रूफ करते हैं डेरिवेशन तो उसमें फार्मूला होता है, तो आप फार्मूला तैयार कर लीजिए। यदि फार्मूला तैयार है, ये फार्मूला तैयार है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, और कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा फिजिक्स में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब जो पेपर फिजिक्स का आ रहा है वो सीधे सीधे ना तो आपको डायरेक्ट थ्योरी दे रहा है ना डायरेक्ट डेरिवेशन दे रहा है, उसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों डाल के दे रहा है। इसलिए आप दोनों अच्छे से तैयार कीजिए, बस फार्मूला सब तैयार होना चाहिए। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, यदि तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य दिया लेमडा, तरंग का गुण तथा संवेग p का गुण प्रदर्शित करता हो तो ये व्यंजक बताना है। लेमडा = h/p, p = h/लेमडा, क्या बताएगा। तो देखिए ये आपका लेमडा = h/p कण के तरंग गुण को प्रदर्शित करता है, कण के तरंग गुण को प्रदर्शित करता है, और p बराबर h/लेमडा जो दिया है वह तरंग के कण गुण को प्रदर्शित करता है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक मतलब कि कोई मतलब सेट में नहीं आया है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो लगते हैं कि पिछले 2023 2022 में ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो अभी तक मतलब कि नहीं आया था, 2023 में भी नहीं आया था, 2024 में भी नहीं आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में दे रहा है, जो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप पूरा तैयार करके जाइए, पूरा राजीव विद्या सब पूरा बढ़िया से तैयार कीजिए। कई एक ही विद्या, यदि विद्या लिए हो या राजीव लिए हो, जो भी लिए हो, उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक हो उसको जब अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार उसको दोहरा लीजिए, तब जाकर दूसरा प्रकाशन उठाइए। यदि विद्या है तो विद्या का कई बार लगाइए, और विद्या जब लगा दे रहे हैं, जब उससे पूरा आप तैयार लग रहा है कि आपका पूरा हो चुका है कई बार 2 3 4 बार, तो जाके राजीव या कोई और प्रकाशन उठाइए। और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही, आपको लगा के जाइए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है। किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति, देखिए न्यूमेरिकल ही आ गया। द्रव्यमान क्षति जो होता है वो होता है डेल्टा यम। डेल्टा यम का मान दे दिया है
2 गुणे 10 पगात माइनस के 6 किग्रा, ये आपका दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि कितना ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम और सी स्क्वायर, जहाँ सी प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ से डेल्टा एम का मान आप दिखाई दे रहा है 2 गुणे 10 पगात माइनस 6, सी फिक्स है 3 गुणे 10 पगात 8 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पगात माइनस 6, 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा 8 दूना के 16, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और यहाँ घटेगा 16 में से 6 तो ये हो जाएगा 10। और यदि मानक रूप में लिखना है इसको 1.8 तो ये एक बढ़ा लेंगे 10 पगात 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा ई, किस में, जूल में, क्योंकि एक जूल वाला ही पूछा है। ठीक है, देखिए यदि आपको 2 नंबर का है, 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालते हैं डेल्टा ई बराबर, तो इसी में क्या करते हैं ना, जितना आंसर आया है 1.8 गुणे 10 पगात 11, इसमें क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 पगात माइनस 19 से क्या कर देंगे भाग, किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये भाग देके आप देख सकते हैं। ठीक है, भाग दीजिएगा, जो आंसर आए कर लीजिएगा। घात को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और दशमलव से दशमलव काट लीजिएगा, फिर हल कर लीजिएगा। देखिए ये डेल्टा ई बराबर आपका हो जाएगा 0.2 से काट लीजिए, 2 9 18, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 9/8 और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे लीजिएगा, भाग देंगे तो जितना आपका आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। देखिएगा कह रहा है किसी चालक के किन किन कारकों पर किन किन प्रकार निर्भर करता है। मतलब कि ये देखिए बोला है कि चालक का प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो कोई भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सबसे पहले प्लेटों पर भी निर्भर करेगा, सांद्रता पर भी निर्भर करता है और जो प्लेट के बीच की दूरी होती है इस पर भी निर्भर करता है। देखिए जो इलेक्ट्रोड का जो प्लेट होता है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है और विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो आर निर्भर करता है, आप जानते हैं लंबाई पर भी, आर निर्भर करता है क्षेत्रफल पर भी, आर निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, माने चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और आर निर्भर करता है तापमान पर। ये चारों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा कि आर चालक के तापमान पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, प्रकृति पर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसलिए कह रहे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़े भी हैं। ये ई बराबर होता है ई बराबर E0 कास ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आपका चीज़ है। ठीक है, तुलना करेंगे, जब इसमें तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि E0 का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, E0 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। E0 आपको दिखाई दे दिया है 100। ठीक, ओमेगा देखिएगा तो ओमेगा के जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 6 गुणे 10 पगात 8, ये ओमेगा के वैल्यू है। यहाँ से ओमेगा आ गया। के की वैल्यू देखा जाए तो के की वैल्यू कितनी है, 4, के की वैल्यू आ गया 4। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा है, अपवर्तनांक पूछा है यन बराबर, आप जानते हैं कि यन बराबर होता है आपका V1/V2, ये भी होता है। और यदि हम जानते हैं कि यदि पहला निकाले यन बराबर क्या होता है V1/V2, तो यन माने अपवर्तनांक, पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक V1/V2। यदि पहला माध्यम हवा हो और दूसरा माध्यम जो भी हो, ठीक है, उसके पहले माध्यम में प्रकाश के चार सी, माने निर्वात में पहले प्रकाश आ रहा हो फिर दूसरे माध्यम जा रहा हो, तो N12 बराबर लिखेंगे C/V। तो V तो नहीं पता है, C तो हमको पता है। चलिए यहाँ से ये कर लेंगे। दूसरा क्या बोला है, दूसरा देखिए दूसरा वाला जो कह रहा है कि आप बताइए कि तरंग की चाल, तो चाल बराबर हम लिख सकते हैं। चाल बराबर देखिए, चाल बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं V बराबर ω/K, ये हम लोग जानते हैं V बराबर ω/K। यहाँ से जब वैल्यू भरा जाएगा तो V ओमेगा के वैल्यू दिखाई दे रहा है 6 गुणे 10 पगात 8 और K की वैल्यू दिखाई दे रहा है 4। इसको काट लीजिए 2 से, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 3 में 2 को भाग देंगे तो 1.5 गुणे 10 पगात 8, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये वैल्यू भर सकते हैं। तो N12 बराबर हो जाएगा C माने 3 गुणे 10 पगात 8 और V का वैल्यू आप निकालें 1.5 गुणे 10 पगात 8 10 पगात 8 से 10 पगात 8 कट जाएगा, 1.5 दूना के 3 हो जाएगा, तो 2 आएगा N12, ये 2 आ जाएगा
और इसका आंसर इतना आ जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम जानते हैं कि देखिए तीसरा जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग पढ़े हैं C बराबर होता है E0 बट्टा के B0, ये होता है C बराबर E0 बट्टा के B0। तिर्यक का गुणा कर दीजिए क्योंकि B0 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा E0 बट्टा के C। अब E0 का मान 100 है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 होता ही है। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो B0 बराबर हो जाएगा 100 बट्टा के 3 × 10⁻−8। 100 में 3 का भाग देंगे तो आएगा B0 बराबर 33 कुछ करके आएगा × 10⁻−8। इसको मानक रूप में लिखते हैं तो आएगा 3.3 × 10⁻−7, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, टेस्ला लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भाग दे सकते हैं आप 100 में भाग दे दीजिएगा 3 से। अब काट लीजिए 3 तरीके 9, यहाँ से 1 बचेगा 0, फिर 3 तरीके 9, फिर वही 1, फिर 0.0, फिर ऐसे 1 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 लगे 3 तरीके 9, ऐसे आएगा बार बार। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.33 आएगा करके। ठीक है, तो मानक रूप में लिखेंगे तो 3.3 × 10⁻−7 लिख सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले से करा चुके हैं। इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये लगभग 4 या 5 सेट में तो आया ही है और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है शायद इस सेट में भी आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए। पहले से हम कई सेट में इसको बता भी चुके हैं। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है और उसका विचलन कोण डेल्टा m है, विचलन कोण डेल्टा m है, दोनों बराबर हैं। ये प्रिज्म कोण A और डेल्टा m दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि इस दशा में आप बताइए कि आपतन कोण I क्या होगा। आपतन कोण I बताना है, अपवर्तन कोण R बताना है और प्रिज्म का पदार्थ n का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बताना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ें क्या है, हम लोग जानते हैं। देखिए श्रेल का नियम n बराबर होता है sin I अपान sin R, पढ़े हैं sin I अपान sin R, सब लोग पढ़े होंगे। और यहीं पर हम लोग n बराबर एक चीज़ और पढ़ते हैं, प्रिज्म वाला sin A प्लस डेल्टा m बट्टा 2 और ये होता है sin A बट्टा 2, ये होता है। इसी से तुलना कर दीजिए, इसी से तुलना करेंगे तो देखिए पहला अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर ये I इसके बराबर होगा, तो I बराबर लिखेंगे हम लोग A प्लस डेल्टा m बट्टा के 2। तो I बराबर देखिए क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से आप रख सकते हैं A प्लस डेल्टा m को जब A रख दीजिए बट्टा के 2, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर A हो जाएगा 2A अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा तो I बराबर हो जाएगा A पर जो आपतन कोण होगा वो प्रिज्म कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा आपका दिया है R की वैल्यू, तो जब R की वैल्यू दूसरा हम लोग खुद निकालेंगे तो दूसरा देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि R किसके बराबर है, R A/2 के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि R बराबर A अपान 2। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपका अपवर्तनांक n बराबर आप जानते हैं कि यहाँ से देखिए साइन क्या होता है, साइन I अपान साइन R होता है, साइन I अपान क्या लिखेंगे, साइन R। और देखिए यहाँ से साइन I की वैल्यू देखेंगे तो I की वैल्यू किसके बराबर है, साइन I की वैल्यू A के बराबर है, यहाँ A लिख देंगे। और R की वैल्यू देखिए साइन R की वैल्यू है A बट्टा के 2। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या, जो मतलब कि मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा साइन 2A का फार्मूला, और जिसको नहीं पता वो भी तैयार कर ले। साइन 2A होता है 2 sin A और होता है cos A, कब, जब साइन 2A होता है तब। लेकिन संजोग से यदि 2 न रहता है तो यहाँ से बस साइन A बराबर हो जाता है, साइन A बराबर 2 sin A/2 और cos A/2 हो जाता है। ठीक है, बाई 2 के रूप में चला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin A/2 और ये हो जाएगा cos A/2, नीचे है sin A/2। इसको काटने के लिए व्यवस्था किया गया है, तो n बराबर हो जाएगा 2 cos A/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएन संधि में अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत,
देखिए ये रिपीटेड है। पीएन संधि में अग्र अभिनत आ जाए, उत्क्रम अभिनत आ जाए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चारों पिछले सेट में बता चुके हैं, आप तैयार कर लीजिए इसके बारे में क्या होता है। और देखिए जो अग्र अभिनत में क्या होता है कि अग्र अभिनत में धारा बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है, जबकि उत्क्रम अभिनत में धारा बहुत कम में जाता है। जैसे माइक्रो एम्पियर, इसमें जाता है लगभग मिली एम्पियर में धारा जाता है, और यह एम्पियर में जाता होगा। और इसमें विभव प्राचीर कम होता है, इसमें विभव प्राचीर अधिक होता है। जब विभव प्राचीर अधिक होगा तो धारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लगभग आपका न्यूमेरिकल ही है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण, तीन है, तीनों का वेग समान है, ठीक है। तीनों का वेग समान है, तीनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, तीनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी दे दिया है 10⁵ टेस्ला। ये आपको दे दिया चुंबकीय क्षेत्र 10⁵ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण काल का अनुपात बताइए। देखिए एक बात समझिएगा, आपका जो पहले प्रोटॉन मैंने होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रोटॉन ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन आप ऐसे लिखेंगे 1 और 2, फिर आपका आएगा अल्फा कण ऐसे लिखेंगे, हीलियम वाला होता है 2 और 4। अब यहाँ समझ लीजिए इनका परिक्रमण काल का अनुपात पूछा है, परिक्रमण काल का अनुपात। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या होता है, हम लोग सीधे फार्मूला लिखते हैं। पहले टी, परिक्रमण काल टी बराबर होता है 2πm/QB, ये सूत्र होता है, ठीक है। परिक्रमण काल 2πm/QB, तीनों का परिक्रमण काल का अनुपात पूछा था। देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहाँ से कर लीजिए T1 संबंध T2 संबंध T3, तीनों का संबंध लिखना है, ठीक है। तो देखिए T1 जब आप लिखेंगे, T1 किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। तो चलिए प्रोटॉन के लिखेंगे 2π तो सब में सेम रहेगा, ठीक है, 2π सब में सेम रहेगा। इसका द्रव्यमान देखिए, इसका द्रव्यमान यदि हम लोग कहें कि इसका द्रव्यमान लिया जाए 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 4 है, तो इसका द्रव्यमान 1 लिखिएगा ऐसे यम, ठीक है। और पहले द्रव्यमान ऐसे संबंध कर लीजिए, फिर इसमें कर लीजिए 2π। दूसरा किसके लिए है, दूसरा है न्यूट्रॉन के लिए, तो इसका द्रव्यमान 2m लिखिएगा 2m, ठीक ऐसे। और संबंध अगला के लिए, तीसरा के लिए करेंगे 2π, द्रव्यमान इसका है 4m, ठीक। इसके बाद देखिए नीचे आवेश इसका 1 है, तो यहाँ पे आवेश Q ही लिखिए। सबका चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र B लिख दीजिए। दूसरे का आवेश B 1 है, दूसरे का आवेश 1 है, तो QB। लेकिन तीसरे का आवेश देखिए, नीचे तीसरे का आवेश कितना है, 2 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 और लिखेंगे Q और फिर क्या लिखेंगे B। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, कटने वाला कट जाता है, बचने वाला बच जाएगा। 2πm और तीनों ये 2π और यम, ये खत्म। QB बचा क्या, ये देखिए बचा आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका जो बचने वाला है, यहाँ से तो आपका कुछ नहीं बचा, सब खत्म। 1 संबंध, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ ये खत्म हो गया, ठीक है। अभी इसको भी काट लीजिए, 2 कम 2, 2 दूना के 4, तो यहाँ से आपका बचा 2 दूना के 4, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, जो कि LCR पे है, और LCR बहुत बार पूछता है। LCR पर न्यूमेरिकल आता ही है। तो देखिए पहला पूछा है परिपथ में धारा बताना है, प्रतिरोध पर विभव बताना है, प्रतिरोध पर इस पर विभव बताना है कितना आएगा। और देखिए सबसे मेन बात कि इनके बीच प्रेरकत्व और संधारित्र के बीच कालांतर बताना। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से प्रेरकत्व यल का वोल्टेज और संधारित्र सी का वोल्टेज आपस में दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिएगा कि भी यल किसके बराबर है, भी सी के। जब दोनों का वोल्टेज बराबर होता है उस कंडीशन में आर जो होता है वो जेड के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिरोध प्रतिबाधा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से पहला पूछा है कि देखिए धारा भी पूछा आपसे, धारा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग भी बराबर तुलना करेंगे V0 और ये दिया है कास और ओमेगा टी, या लिख लीजिए जो भी दिया 50 और क्या लिखा है पाई टी। तो हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं V0 आपका 200 है, तो यहाँ से आप लिखिएगा कि
आपसे आई पूछा है तो आई जीरो बराबर लिखेंगे, आप जानते हैं कि भी जीरो बट्टा के प्रतिरोध आर लिख दीजिए। तो यहाँ से या जेड भी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। तो भी जीरो का वैल्यू देखेंगे तो 200 है, भी जीरो 200 है, और यहाँ से आर की वैल्यू है 400 है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और दो एक हम दो दूना के 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। ये पहला आ गया जो कि पूछा था। फिर देखिए प्रतिरोध पर विभव यहाँ पूछा है, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज वी आर वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे क्या होता है प्रतिरोध, तो धारा गुणे प्रतिरोध वोल्टेज बराबर। तो यहाँ से जब वोल्टेज निकालेंगे तो धारा तो हम निकाल चुके हैं, धारा इतना आ रहा है 0.5 और जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है 400। तो 1 0 से 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये गुणा करेंगे 5 चौको 20, ये हो जाएगा 200 इसका वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज ये वोल्टेज आ गया। और देखिए तीसरा पूछा है इनके बीच कालांतर, तो देखिए कालांतर होगा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का वोल्टेज आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर सूत्र होता है tan फाई बराबर, आप जानते हैं ये फार्मूला आप लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी बट्टा के वी आर। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये भी 120 है, वी एल वो भी 120 है, वी आर कितना है, वी आर आया 200। 120 में से 120 घटेगा तो 0 और 0 में किसी ने भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा tan फाई। tan 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि tan 180 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इनके बीच कालांतर जो होगा 180 डिग्री होगा पाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आप चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक गोली दर्पण है, उसमें फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितना है -20 सेंटीमीटर है। माने दूरी निगेटिव है, इसका मतलब कि दर्पण के सामने दूरी लिया गया है, निगेटिव दूरी दर्पण के सामने होता है। तो कह रहा है दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए यदि हम लोग ऐसे फिगर बनाएं, ये आप एक अवतल दर्पण बना लें, क्योंकि दर्पण के सामने यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लिया जाए। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या होता है ध्रुव होता है, ये देखेंगे ये ध्रुव P होता है, यहाँ होता है आपका फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये दूरी आप जानते हैं कि ध्रुव से नापा जाता है और पढ़े हैं R बराबर 2F या F बराबर होता है R बट्टा के 2, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ रहे होंगे, देखिए दिया क्या है, दिया आपका फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी दे दिया है, ये दूरी आपका दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जितना दूरी यहाँ से फोकस दूरी हो उतना दूरी ये भी होता है। ठीक है, ये दूरी ये क्योंकि पूरा टोटल R होता है, यहाँ से लेकर टोटल क्या होता है, टोटल आपका R होता है, वक्रता त्रिज्या। तो ये 20 है, तो ये भी आपका दूरी कितना होता है, ये भी दूरी -20 ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, पहला क्या पूछा है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु की दूरी तो कितना होगा, P से F तक की दूरी होगी, P से F तक की दूरी होगी -20 सेंटीमीटर। फिर दूसरा देखिए, ये -20 सेंटीमीटर पहला आएगा और कह रहा है कि ध्रुव P और वक्रता के C के बीच की दूरी R, तो R पूछा है तो R होगा -20 माने -40 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप देखेंगे फिगर को एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य देहली आवृत्ति, ये तो पूछता ही है देहली तरंगदैर्घ्य देहली आवृत्ति। साथ में कह रहा है संतृप्त धारा तथा आंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, ये थोड़ा नया है। ठीक है, बाकी वो सब चीज़ तो पहले से रिपीटेड है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देहली तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पीठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाहर निकाल देता है, ऐसी तरंगदैर्घ्य को देहली तरंग कहते हैं। देहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति की प्रकाश किरणें धातु की सतह पर गिरती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, वो होता है आपका देहली आवृत्ति। ये देखिए ये है संतृप्त धारा तथा आंतरिक विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आंतरिक विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए कौन है वो संतृप्त धारा जो होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है और आंतरिक विभव जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, ये जो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि में पूर्ण दृश्यकारी हाफ दृश्यकारी, ये बहुत बार बताया है और आप
इसको तैयार भी कर लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में, कई वीडियो में, उसमें जाके देख के या कहीं से भी ये पूर्ण तरंग दृश्यकारी, हाफ तरंग दृश्यकारी एकदम तैयार करके जाइएगा। और देखिए इसके साथ ये भी तैयार कर लीजिएगा एन टाइप पी टाइप का अर्धचालक में, इसलिए ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ये दोनों को दोनों आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सी संधारित्र वाले धारिता को क्यू आवेश दिया गया है, उसका विभव भी हो जा रहा है और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई है और स्थितिज ऊर्जा यू है। तो कह रहा है यदि संधारित्र के स्रोत से अलग कर दिया जाए और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का एक पूरा, मतलब कि पूरे पट्टी के बराबर, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में टोटल के परावैद्युतांक का एक कोई माध्यम रख दिया जाए, तो कह रहा है कि नया जो बदलता हुआ मान, नया धारिता बताइए, नया विभवांतर बताइए, नया आवेश बताइए, नया वैद्युत क्षेत्र बताइए और नया विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखिए ध्यान से, पहला ध्यान दीजिए, पहला का पहला क्या कह रहा है। पहला जब हम बोलेंगे, कह रहा है कि नई धारिता बताइए। देखिए ये आपका संधारित्र है, ठीक। संधारित्र में दो प्लेट लगे होते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में क्या किया है कि कोई ला के कोई टी मोटाई का परावैद्युतांक या के मोटाई का ये पूरा ला के इसमें भर दिया है, पूरा का पूरा इसमें ला के भर दिया है दोनों प्लेटों के बीच में। तो कह रहा है बताइए कि अब सी का मान क्या होगा। पहले इसका मान सी था, तो अब नया वाला मान क्या होगा। तो नया वाला जो मान होगा सी डैश, संधारित्र की धारिता सी डैश बराबर लिखेंगे के सी का सी के सी का सी के, ये होगा पहला। नए वाले संधारित्र जो संधारित्र है उसका संधारित्र की धारिता सी डैश बराबर लिखेंगे के सी। देखिए दूसरा आपसे कह रहा है कि विभवांतर, तो विभवांतर भी पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं सी बराबर पढ़े हैं सी डैश सी बराबर मतलब पढ़े सी बराबर होता है क्यू अपान भी, पढ़े है कि नहीं, क्यू अपान भी। तो नया जो भी डैश बताना है तिर्यक का गुणा कर देंगे, तो भी डैश बराबर लिखेंगे क्यू अपान सी डैश। क्यू डैश क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युतांक भरते हैं तो क्यू का मान नहीं बदलता है, आवेश का मान नहीं बदलेगा। क्यू डैश बराबर क्या लिखा है क्यू, आवेश का मान नहीं बदलेगा, जो कि आपका सी वाला है, आवेश का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ से देखिए भी डैश जब निकालेंगे तो क्यू को क्यू रहने देंगे और सी डैश के जगह पर लिख सकते हैं के सी के, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए भी डैश बराबर क्यू अपान सी। देखिए क्या होता है, आप पढ़े हैं कि सी बराबर होता है क्यू बट्टा भी। यदि आप तिर्यक का गुणा कर दें तो भी बराबर क्या पढ़े हैं क्यू बट्टा सी। तो यहाँ से क्यू बट्टा सी के जब क्या लिख सकते हैं भी, तो भी बट्टा के हो जाएगा, भी बट्टा के। तो दो हो गया पहला और ये यहाँ से आपका हो गया दूसरा और यहाँ से हो गया तीसरा। और डी भी आपको साथ में बताना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ई बराबर देखिए, ई बराबर क्या पढ़े हैं, ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र, विभव परिवर्तन पढ़े हैं, ई बराबर होता है भी बट्टा के डी, भी बट्टा डी। तो भी विभव परिवर्तन, यहाँ से ई भी क्या लिखेंगे विद्युत विभवांतर वाला, क्योंकि विभव बदल चुका है तो नया वाला विभव लिखेंगे यहाँ से ई बराबर इसके जगह पर क्या होगा भी बट्टा के भी बट्टा और के और इंटू डी। और देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा भी और यहाँ से ई डैश लिखेंगे, ई डैश मैंने नया वैद्युत क्षेत्र। और हम लोग पढ़े हैं कि भी बट्टा के डी जो पहले का वैद्युत क्षेत्र होगा ई बट्टा के, ये के हो जाएगा भी बट्टा डी पहले का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे ई डैश बराबर ई बट्टा के, भी डैश बराबर भी बट्टा के और क्यू बराबर क्यू डैश, ये हो गया। और लास्ट आपका ई बचा है, ई वाला देखते हैं, ई वाला वैल्यू डैश यू डैश बराबर लिखेंगे 1/2 सी भी स्क्वायर, सी डैश बी डैश स्क्वायर। यहाँ से मान भरेंगे तो यू डैश 1/2 सी के वैल्यू आपका है के इंटू सी है और भी डैश की वैल्यू जो है ये भी अपान के है। तो दो बार लिखेंगे भी स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं भी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को यहाँ से देखेंगे तो एक के से एक के कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यू डैश 1/2 और सी भी स्क्वायर बट्टा के, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिएगा आपसे बोला है कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है और साथ में आपको बताना है, देखिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, सेलों को जोड़ना।
ये बहुत ही कम चांस होता है कि आता है बोर्ड में, और ये आया है। तो देखिए इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे होगा कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम। आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे होता है, सेल को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। पहले आप लोग इसका सेल ही बना लीजिए, पहले सेल बनाइए। पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल में क्या होता है कि एक ये आपका सेल और इसका एक आंतरिक प्रतिरोध, फिर अगला एक सेल, फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर ऐसे ही अगला सेल, फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करते करते यन सेल, क्योंकि पहला हम लोग लिख रहे हैं श्रेणी क्रम के लिए, पहले श्रेणी क्रम वाला कर दे रहे हैं, फिर समांतर क्रम, फिर मिश्रित क्रम, ऐसे बनाएंगे। और बाहर होता है कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, इसको ऐसे मिला देना है। धारा देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, धारा ऐसे चलेगा, धारा ऐसे जाएगा, ठीक है, धारा ऐसे चलता है, ऐसे जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा आई। अब देखिए सेल का विद्युत वाहक बल ई होता है, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई होगा, और हर एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर होता है, और बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ये देख लीजिए। अब हम बोलेंगे इस पूरे सेल का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जब लिखा जाता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होगा, देखिए यन है, श्रेणी क्रम है, तो लिखेंगे यन ई, यन सेल लाइन से लगे हुए हैं, यन से, तो कुल विद्युत वाहक बल लिखेंगे यन ई। कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध वो हो जाएगा यन आर। क्यों यन आर होगा, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में ऐसे लिख लीजिए ना। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए क्या होगा, ये आपका है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लिखिएगा, ये R1, ये R2, ये R3 प्लस डॉट 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 कितनी बार है, यन बार है, यन सेल लगे हुए हैं, सबको जोड़ेंगे तो ये होगा, सबका वो आंतरिक प्रतिरोध सेम भी है, आर आर, और यहाँ से आर प्लस आर डॉट 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 कितनी बार, यन बार, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आएगा यन आर, ठीक है, यन आर। और बाह्य प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध ए आया। अब हम लोग पढ़े हैं कुल धारा आई बराबर होता है, कुल धारा आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल यन ई बट्टा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध अंदर का प्रतिरोध यन आर, बाह्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम में इसके चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, या 3 दिखाना है तो आप एक एक करके, इसमें 3 कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन और बन जाता है। एक कंडीशन तब बनता है ना जब अंदर का प्रतिरोध ज़्यादा हो बाहर के प्रतिरोध से, और एक कंडीशन ये बनता है कि जब, दूसरा कंडीशन होता है यन आर जो होता है वो क्या हो, छोटा हो और बाहर का प्रतिरोध बड़ा हो। ये दोनों कंडीशन हम लगा सकते हैं। जब ये वाला कंडीशन लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, आई बराबर होता है यन ई बट्टा के, ये वाला लेते हैं बाह्य प्रतिरोध, छोड़ देते हैं अंदर का प्रतिरोध, यन आर लेते हैं, ये कट जाता है, ये आता है ई बट्टा के आर। इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल में कम धारा प्राप्त होता है, तो ये सही नहीं होता है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि आई बराबर लिखते हैं यन ई, इस कंडीशन में क्या करते हैं, अंदर का प्रतिरोध छोड़ेंगे, बाहर का रख लेते हैं, तो ई बट्टा आर, इस कंडीशन में धारा अधिक मात्रा में जाता है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, ये श्रेणी क्रम के लिए है। फिर हम लोग देखेंगे समांतर के लिए। चलिए समांतर वाला देखते हैं, ये श्रेणी के लिए है, फिर समांतर, फिर मिश्रित। अब देखिए कैसे होता है समांतर क्रम में, ऐसे फिगर बनता है, ऐसे फिगर बना रहेगा। पहला देखिए, पहला आप सेल बनाइए, पहले सेल बन गया, फिर इसका प्रतिरोध ऐसे बन जाएगा, फिर अगला ऐसे ला सकते हैं, ऐसे लाइएगा, यहाँ पे एक सेल, इसका एक प्रतिरोध, फिर ऐसे यहीं पर ला के एक जगह कहीं इसको पैक कीजिए पूरा, इसको ऐसे लेकर आएंगे, फिर ऐसे लेकर आएंगे, इसका ऐसे कर देंगे, यन इसमें सेल लगे हुए हैं, इसको सबको ले जाके बाहर के एक प्रतिरोध से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये बाहर का प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आपका कैपिटल आर। अब देखिए हर एक सेल जो होगा, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल ई, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा, ठीक है। और हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये यन सेल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा,
यहाँ से विद्युत धारा ऐसे जाएगा, विद्युत धारा आई ऐसे निकलेगा क्योंकि प्लस माइनस है, विद्युत धारा आई है, ये ऐसे निकलेगा विद्युत धारा आई, ये भी विद्युत धारा आई, ऐसे होते हुए इसमें आएगा और ऐसे जाएगा विद्युत धारा, ऐसे होते हुए इसमें इस तरह जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको प्रूफ करना है, तो हम लोग करते हैं पहले कुल विद्युत वाहक बल। देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, जब कुल विद्युत वाहक बल करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल देखिएगा तो यहाँ से केवल ई होगा, कुल विद्युत वाहक बल ई होगा। क्यों? क्योंकि सारे का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि सब समांतर क्रम है, और समांतर क्रम है तो सबका वोल्टेज क्या होगा, एक समान होगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध हम लोग देख लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसमें देखिए क्या होगा, 1/r यन कर लीजिए, सबका सेम प्रतिरोध है, 1/r प्लस डॉट 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 कितनी बार है, यन बार है, सबका हर सेम होगा, तो 1/r यन बराबर हर सेम है, तो वहाँ इसको जोड़ेंगे 1 कितनी बार आएगा, यन बार। इसको उल्टा कर देंगे तो आर यन बराबर हो जाएगा r/k यन, ये होगा। अब इधर से देखिए कुल धारा जब करते हैं हम लोग, कुल धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टा कुल प्रतिरोध अंदर का प्रतिरोध और बाहर का प्रतिरोध। अब इसमें एलसीएम लेंगे, यदि एलसीएम लेते हैं तो यन एलसीएम होगा, यन से यन कट जाएगा, आर होगा, यहाँ गुणा होगा, यन आर होगा, और ई, ये चौथा से सीधे जाएगा पहले पर, जब पहले पर जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा यन ई बट्टा के आर प्लस यन आर। इसमें भी दो कंडीशन बनते हैं, जैसे उसमें ये दो कंडीशन बनाए थे, इसमें भी आप दो कंडीशन बना सकते हैं। ये फिगर बनाइएगा, इतना लिखिएगा, उसमें भी फिगर बनाइएगा, इतना लिखिएगा, और चाहे तो आप कंडीशन बना सकते हैं, कंडीशन दोनों बनाइएगा। एक बार अंदर का प्रतिरोध को छोटा दिखा दीजिएगा, एक बार बाहर का प्रतिरोध को छोटा दिखाएगा, जिसको छोटा दिखाएगा उसको हटा दीजिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब आपका बचा है मिश्रित क्रम। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आप सीधे मिश्रित क्रम कीजिएगा। देखिए मिश्रित क्रम कैसे होता है, सबसे पहले देखिए क्या बनता है, हम लोग मिश्रित क्रम में दोनों रहेगा, श्रेणी और समांतर। देखिए कैसे, ऐसे बनाइएगा, ऐसे ध्यान से समझिए, ऐसे लेके जाइए, और पहले सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे देखिए ये यम है, यम बार है, और इसको देखिए, ये देखिए अगला ऐसे लेके आएंगे, सेल आंतरिक प्रतिरोध, सेल आंतरिक प्रतिरोध, सेल आंतरिक प्रतिरोध, इसको ले जाकर किसी एक पॉइंट पर ऐसे मिला दीजिए। ये सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, सेल हुआ आंतरिक प्रतिरोध, सेल आंतरिक प्रतिरोध, इसको मिलाइए इससे, फिर लेके जाइए इसको, ये सेल आंतरिक प्रतिरोध, सेल हुआ आंतरिक प्रतिरोध, सेल है आंतरिक प्रतिरोध, इसको ऐसे मिला दे। अब देखिए ये टोटल, ये जो यम पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 करते करते यम पंक्तियाँ हैं, और सबको ले जाके ये बाहर का प्रतिरोध से ऐसे बाह्य प्रतिरोध से ले जाके जोड़ दीजिए, कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है, ये विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल ई है, और ये यन बार है, यन बार। ठीक, ये टोटल यम बार है, यम बार मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे यम बार है, ये लाइन से यन बार है। समझ में आ रहा होगा, ये सबका ई है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, समझ में आ रहा होगा, आंतरिक प्रतिरोध, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध, और ये विद्युत वाहक बल ई, ये विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल ई है। ठीक, अब समझिएगा ये बाह्य प्रतिरोध। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले देखिए, पहले पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल ई यन ई, दूसरे पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल यन ई, तीसरे पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल यन ई, चौथे पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल यन ई, तो सबका यन ई देखिए, समझिए ध्यान से, पहले वाले का इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, यन ई, फिर इसका भी आएगा यन ई, फिर इसका भी आएगा यन ई, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे जब सबका यन ई है तो इस पूरे मिश्रित क्रम का कुल विद्युत वाहक बल भी यन ई होगा,
क्योंकि जितना इसका विद्युत वाहक बल होगा उतना इसका होगा उतना इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से पहले कुल विद्युत वाहक बल जब लिखेगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल ये आपका रहेगा यन ई, इसमें यम नहीं आएगा क्योंकि सबका समान होगा यन ई। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका देखिए कैसे करना है, आर यन बराबर देखिए क्या लिखना है, ई ऐसे ही लिखिएगा, आर यन को ऐसे लिखिएगा 1/r यन। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से पहले वाले श्रेणी का कुल प्रतिरोध होगा यन आर, दूसरे वाले का भी क्या होगा यन आर, तीसरे वाले का क्या होगा यन आर, चौथे का यन, और ऐसे ऐसे करते कितनी बार है यम बार है। तो 1/r यन बराबर सबका हर सेम है यन आर, एक जोड़ेंगे कितनी बार जाएगा यम बार जाएगा। तो इसको उल्टा कर दें तो आर यन बराबर होगा यन आर बट्टा के यम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कुल विद्युत वाहक बल। जब कुल विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल ये लिखते हैं कुल धारा आई बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल यन ई है, कुल प्रतिरोध है यहाँ से यन आर बट्टा के यम प्लस कैपिटल आर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग यन ई एलसीएम लेंगे यम, यहाँ से यन आर प्लस यम आर, ये चौथा पहले जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आई बराबर यन यम ई बट्टा यन आर प्लस यम आर। यहाँ तक करने के बाद इसके आगे भी आप कर सकते हैं, इसके आगे भी आप दिखा सकते हैं कि ये प्रूफ करने के बाद किसके लिए धारा अधिक होगा किसके लिए धारा कम होगा। धारा अधिक करने के लिए यन आर प्लस यम आर को कम करना पड़ता है, इसके आगे थोड़ा सा और है, चाहे तो आप कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं तीनों का, ठीक है। तो इसके आगे यदि करना हो तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक अभिसारी और एक अपसारी। अभिसारी माने होता है उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, और अपसारी माने होता है अवतल लेंस की फोकस दूरियां F1 और F2 दिया है, दोनों को संपर्क में रख दिया जाता है। तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी लिख कर बताइए और किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या करना है कि हम लोग सूत्र पढ़े हैं 1/F बराबर पढ़े हैं 1/F1 प्लस 1/F2, ये पढ़े हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि पहला उत्तल है तो उत्तल के लिए F1 प्लस होता है, लेकिन ये F2 क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू भरे हैं 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2, ये ठीक है। चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो F1 F2 एलसीएम हो जाएगा F1 F2, यहाँ F2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा F1, उल्टा कर सकते हैं तो F बराबर लिख सकते हैं F1 F2 बट्टा के आपका हो जाएगा F2 माइनस के F1, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है जब F1 ज़्यादा हो और F2 कम हो, F1 ज़्यादा हो और F2 क्या हो कम हो। F1 बड़ा है किससे F2 से, तो क्या कंडीशन बनेगा, देखिए F1 यदि F2 से बड़ा है तो इस फार्मूले में देख सकते हैं 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। तो यदि F1 बड़ा होगा, F1 का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 5 मान लीजिए, F2 का वैल्यू कुछ मान लीजिए 4 मान लीजिए, इनका एलसीएम लेते हैं तो आता है 20 और 5 चौको 20 और 4 पचे 20। तो यहाँ से आप हल भी करते हैं इसको तो यह आ जाएगा माइनस के 1/20, निगेटिव आएगा तो अब बराबर आ जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, मतलब कि निगेटिव माने कैसी प्रकृति मिल रही है अवतल लेंस की। अवतल लेंस माने अपसारी, और अपसारी प्रकाश किरणों को क्या करता है फैला देता है। देखिए इसका फिगर भी आप बनाते हैं तो ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। ये आपका एक है उत्तल लेंस, ये आपका है अवतल लेंस, ठीक है। दोनों को संपर्क में रख दिया गया है। जब प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर तो ये प्रकाश की किरणों को ऐसे प्रकाश की किरणों को ये फैला देगा, इसको पीछे की तरफ डाट कराया जाएगा, कहीं ना कहीं आके मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे मिलता है
यहाँ पे आके ये आके यहाँ पे मैच कर देगा। तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? इसकी प्रकृति होगी अवतल लेंस जैसी। कब? जब प्रथम फोकस ज़्यादा होगा, द्वितीय फोकस कम होगा तब। ठीक है, ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव क्या होता है? अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। निगेटिव जब आएगा तो अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा देखते हैं, इस वाले में क्या कह रहा है? F1 छोटा है, F2 बड़ा है। F1 छोटा है, F2 बड़ा है, तो हम लोग लगाते हैं ये वाला फार्मूला 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। तो 1/F1 देखेंगे, कोई वैल्यू भर दो। F1 छोटा होना चाहिए, 3 ही रख दो, F2 4 रख दो, एलसीएम हो जाएगा 12। तो 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 1/12 मतलब कि पॉजिटिव। F बराबर 12 सेंटीमीटर, मैंने पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आया मैंने कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। ये उत्तल लेंस बनाएगा। ठीक है, इसका व्यवहार कैसा रहेगा? उत्तल लेंस जैसा रहेगा। देखिए, ये आपका एक उत्तल लेंस, इसके बगल में आप बनाना है आपको अवतल लेंस। ये आपका मुख्य अक्ष, जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ऐसी जाएंगी। ठीक है, ये प्रकाश किरणें ऐसी जाएंगी तो ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैलाता नहीं है, सारे प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ला के मिला देता है। ये ऐसे ले जाके एक बिंदु पर क्या करेगा? एक बिंदु पर ला के ऐसे मिला देगा। तो ये कैसा काम करेगा? ये काम करेगा उत्तल लेंस जैसा, अभिसारी जैसा काम करेगा। कब? जब द्वितीय फोकस बड़ा होगा तब। अब देखते हैं हम कंडीशन नंबर 3 क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 3 में देखिए, कंडीशन 3 बोला है कि F1 F2 के बराबर हो जाए। F1 F2 को बराबर हो जाए। फार्मूला है 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। ये दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाए मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 2 1/2। तो जब 2 2 ले लेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0। तिरिया का गुणा कर दें तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा? F। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। तो अनंत हो जाएगी तो ये समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा। ये समतल दर्पण जैसा व्यवहार करने लगेगा। ये आपका ये जो लेंस बनेगा ये व्यवहार करेगा कैसा? समतल दर्पण जैसा। ऐसे जब प्रकाश किरणें भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो बिना विचलित हुए ये सीधे निकल के चली जाएंगी। ये समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा। ऐसे ठीक है, समझ आ रहा है? ये समतल दर्पण बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना करने के साथ साथ आपको बताना है इसके अवयव और आवर्धन क्षमता का फार्मूला, और कारण सहित स्पर्श कीजिए इनमें से कौन से युक्त दूसरे युक्त की, मतलब कि इसमें आपको तुलना करना है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो बना होता है इसमें क्या होता है कि इसमें पहले ही अवदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस क्या होता है? छोटा होता है इसमें। ठीक है, इसमें अवदृश्यक लेंस बहुत बड़ा होता है, अधिक फोकस दूरी का होता है और उत्तल लेंस लगा होता है। जबकि नेत्रिका लेंस क्या होता है? कम फोकस दूरी का होता है, छोटा लेंस होता है, इसका द्वारक भी छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि पहले होता है आपका, देखिए ये होता है आपका अवदृश्यक लेंस O और इधर होता है नेत्रिका लेंस E। तो इसमें क्या होता है कि जो नेत्रिका लेंस होता है ये बड़ा होता है, इसका द्वारक बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, और इसका अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है, द्वारक भी छोटा होता है। यही आपको लिखना है। बाकी इनका आवर्धन लिख देना है। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है इसको लिख देना है। ये तो थोड़ा अलग दे दिया है, डायरेक्ट आपको देता है कि सूक्ष्मदर्शी बताइए और दूरदर्शी बताइए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा आप पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पूछता है और नाभिकीय ऊर्जा ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है और नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन दोनों में अंतर भी बहुत बार पूछा है, तैयार कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें दिया हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E बराबर दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्या क्या पूछा है देख लीजिए। सबसे पहले बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा देखिए, बंधन ऊर्जा होता है -E पहले से होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस E, और E का मान 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वहाँ E का मान निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए आयनन विभव का मान भी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपसे पूछा है ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो सूत्र आप लगाएंगे E n बराबर -13.6 बट्टा के n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ई एन का मान दे दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा के एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, एन स्क्वायर इधर भेज दीजिएगा 13.6 बट्टा के 3.4, दशमलव दशमलव कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा इतना हो जाएगा। और इसको आप काटिएगा, काटेंगे तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 4, तो एन बराबर आपका आएगा 2। इसको काट सकते हैं, काट के देख लीजिएगा, ठीक है। 4 बार में कट जाएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन। समवेग, समवेग आप जानते हैं कि समवेग, कोणीय समवेग क्या होता है, आप पढ़े हैं। कोणीय समवेग एन एच अपान 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है कोणीय समवेग। आप इसी पर लगा सकते हैं एन एच अपान 2 पाई। एन की वैल्यू आप निकाले दिए, 2 एच की वैल्यू फिक्स होता है 6.6 पूरे 10 घात माइनस के 34 और उसके बाद 2 पाई का मान 22 बट्टा के 7, 7 चौथा से पहले आप कर दीजिए। काम कीजिए, 2 से 2 काट लीजिए और ये 22 3 या 66 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 होगा तो यहाँ से हो जाएगा 7 तरीके 21, 2.1 गुणे 10 घात माइनस के 34, ये भी आ जाएगा। अब आपका लास्ट बचा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा ये भी लिखा जाएगा माइनस के ई, और ई की वैल्यू निगेटिव में ये है -3.14 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ये आपका पांचों का आंसर है। संवेग वाला आप देख रहे हैं यहाँ है, बाकी सब देख सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स और किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर बताइए, कारण और परिमाण और दिशा। चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से आर पार होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र आप जानते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, फार्मूला जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी ए और कौन थीटा, कास थीटा। तो बी पर निर्भर करेगा, ए पर निर्भर करेगा और कास थीटा पर निर्भर करेगा, इनके बीच बनने वाले कोण पर। तो दिया भी है चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बी पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल वेक्टर ए के दोनों पर निर्भर करता है और इनके बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है, ये तीनों पर निर्भर करता है। और फैराडे का नियम आप जानते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। और क्या कारण है, कारण क्या है इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स में जो उत्पन्न, मतलब कि इसमें कारण क्या होता है, तो हम ये समझ सकते हैं फैराडे के पहले नियम से कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है इसमें एक बंद परिपथ होता है, तो उसमें एक धारा बहती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, और वो कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। जो लेंज का नियम होता है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे के प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो आया है बहुत हट के आया है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा है कि बताइए फैराडे के नियम या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर, तो आदर्श ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं कि जिसके आगे आदर्श लग जाता है वो सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध। तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऊर्जा का क्षय नहीं कर सकता है। बाकी आप देखिए इसमें आप टोटल ये लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यदि ये आता है तो बहुत कम चांस होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब पूछ दिया है तो आप तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। इतना तो हो नहीं पाएगा, फिर भी मतलब कि आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये सेट समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला सेट भी आज ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, सेट नंबर 7।